अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव हो गया तो इसके पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया किया, ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है वो। अब वेक्टर में बताने का मतलब ये है कि यार देखो फोर्स है तो फोर्स का ऑब्वियसली एक मैग्नीट्यूड तो होगा जो कि हमने डिस्कस किया अभी, F = gm1m2/r²। बिल्कुल सही बात। मास m इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक x into m है और एक 1 - x into m। For a given separation, the value of x for which the gravitational attraction between the two pieces becomes maximum। वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और बताना मुझे आंसर कितना है। जब मैं इनसाइड की बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। गॉस लॉ अगर आप लोगों को याद हो तो अभी बता सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप कहलाता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टर्म है बेसिकली और ये अर्थ के स्पेसिफिकली है। इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए नासा के 2 भेजे गए रॉकेट्स थे, रॉकेट मतलब सैटेलाइट्स थे। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट क्या होता है तो ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं लॉ ऑफ पीरियड्स में। दोबारा देख लेते हैं। बेसिकली ये सर्कुलर ऑर्बिट का कंसिडरेशन करके करते हैं, बट जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में द कैपेबिलिटीज आर नॉट दैट मच, क्योंकि इसमें एक अलग टाइप का इंजन यूज होता है क्रायोजेनिक, बट स्टिल वी हैव इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। हेलो एवरीवन, नमस्कार, क्या हाल है आप लोगों के। आई सपोज आप सब बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तैयारी से चल रही है। आई सपोज आपका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रहा होगा। एंड लास्ट के डेज हैं यार, लास्ट के डेज में ज़्यादा टेंशन वेंशन लेनी नहीं चाहिए। फटाफट जितना पढ़ लिया है उतना रिवाइज करना चाहिए एंड कम पढ़ो ज़्यादा समझो। ठीक है, ऐसी चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा करनी चाहिए, ना कि है समझने वाली चीज़ है जहाँ पे हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब समझने जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसी के चलते हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सीरीज़ चला रहे हैं यूट्यूब पे एंड आई सपोज आप सभी लोग देख रहे होंगे। जो लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है एंड जो लोग नहीं देख रहे हैं आपके बहुत सारे दोस्त होंगे हु माइट बी नीडिंग दीज सेशंस, जो कि कम समय में आपको फटाफट सारी चीज़ें रिवीजन के तौर पे पता दिखा दी जाए। सो माय डियरेस्ट रिक्वेस्ट, माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप उन सबको ये भेजिए वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक करिए ताकि यूट्यूब बाबा को पता चल पाए कि कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, ओके। आई सपोज आपने प्रीवियस सारे सेशंस देख लिए हैं जहाँ पे हमने अभी तक 11th क्लास से स्टार्ट करते हुए यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये सारे ही टॉपिक्स हमने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए हैं और इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशन से रिलेटेड। ठीक है, सो ग्रेविटेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं, एक आपको फ्लो समझा देता हूँ। सो देखो, ग्रेविटेशन पूरा जो चैप्टर है सबसे पहले स्टार्ट होता है केपलर लॉ से या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा एंड देन उसके से रिलेटेड फिर आप आगे बढ़ोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ समझोगे। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझोगे और उसके चेंजेस किस किस वजह से होते हैं। फिर एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और सैटेलाइट मोशन। बस खत्म हो गया, इतना ही होता है। बस इतना सा ही है आपके ग्रेविटेशन टॉपिक में, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। एंड इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आई सपोज आप सभी एंड तक देखना है। एंड में जाके मैं नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कितना रेडी रहने की ज़रूरत है। और आप ये खुद देखोगे कि जो सब हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ इसके अलावा संडेज को हमारे लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबके, और आपकी तैयारी एकदम रॉक सॉलिड कर देंगे। ठीक है, सो प्लीज़ डू, इफ़ यू लव दिस वीडियो, इफ़ यू लव आवर एफर्ट्स, डू गिव्स अप अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलो आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन में। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला जो टॉपिक है दैट इज केपलर्स लॉ। केपलर ने 3 लॉ दिए थे और केपलर के जो तीनों लॉज थे किसको गवर्न करते थे, प्लैनेटरी मोशन को। जो प्लैनेट्स का मोशन है अराउंड सन उसके बारे में ये केपलर के तीनों लॉज थे। तो सबसे पहला लॉ जो था वो था फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें केपलर ने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि देखो जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे 8 प्लैनेट्स हैं एंड उसके अलावा बाकी जो प्लूटो और उसके आगे के एरिस वगैरह ये सब डॉर्फ प्लैनेट्स में काउंट होते हैं। सो जितने भी प्लैनेट्स हैं इवन वो डॉर्फ प्लैनेट्स भी, वो सब अराउंड द सन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अलोंग मूव करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। हालांकि बहुत ज़्यादा एलिप्टिकल नहीं होता, इट्स लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम अ सर्कुलर वन, बट स्टिल जो मोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, और अब एलिप्स की अगर बात करूं तो एलिप्स देखो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियसली हम मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, बट एक एलिप्स जो होता है इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अ सर्कल
और एक सर्कल के इस पोर्शन को तुम दबा दोगे, इधर बाहर निकाल दोगे, तो बेसिकली क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एलिप्स। ठीक है, सेंटर जैसे सर्कल में होता है, सेंटर यहां पे भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ दो और ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है फोकाई। ठीक है, सो एक F1 फोकाई होता है, एक F2 फोकाई होता है। ये जो एक्सिस होती है ये बेसिकली मेजर एक्सिस कहलाती है, जो कि वहां पे बना रखी है, देखो मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस कहलाती है, और ये दो फोकाई होते हैं। तो केपलर ने एक और चीज बोली थी कि सन की जो पोजीशन रहेगी, प्लैनेट्स तो मूव करेंगे और सन जो रहेगा वो किसी एक फोकाई पे रहेगा। ठीक है, सो सन किसी एक फोकाई पे रह गया, तो इस पे या इस पे। अब मान लो सपोज प्लैनेट इस पाथ के अलोंग मोशन कर रहा है। ठीक है, सो अब इस पाथ के अलोंग मोशन करते हुए एक ऐसी पोजीशन आएगी जब वो सन के सबसे नियरेस्ट होगा, एंड ये वो पोजीशन है। और एक ऐसी पोजीशन आएगी जब वो सन से सबसे दूर होगा पोजीशन, दैट इज नोन एज दिस पोजीशन। इसको पेरिहिलियन पॉइंट बोलते हैं, इसको एपिहिलियन पॉइंट। याद करने का तरीका, पी से पास होता है तो इसलिए पेरिहिलियन पॉइंट, और ये दूर है तो इसलिए एपिहिलियन पॉइंट। ठीक है, सो ये वो दो पॉइंट होते हैं, और ये बेसिकली एक मोशन के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में लॉ था, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ बहुत अच्छा है, सेकेंड लॉ क्वाइट अमेजिंग भी है। सेकेंड लॉ बेसिकली ये बोलता है, लॉ ऑफ एरियाज का है। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो रेडियस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करता है। ठीक है, सो सपोज यहां पे आपका ये प्लैनेट है, इसके बाद डायग्राम है, हाँ ये रहा, चलो इससे अपन समझ लेंगे। अब देखो ये मेरा सन है, यहां पे सपोज प्लैनेट है अपना ए, इस ए पोजीशन पे अपना अभी प्लैनेट है। ठीक है, अब जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा जो सन से उस प्लैनेट को ज्वाइन करेगा, वो ये रहा वो पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देख पा रहे हो आप। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज मैंने कुछ एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता। ठीक है, उस 1 हफ्ते में ये प्लैनेट यहां से यहां मूव हो गया, ये प्लैनेट यहां से यहां मूव हो गया, तो इसके पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया किया, ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है वो। सो जो सेकेंड लॉ वो ये बोलता है कि ये जो एरिया रहेगा सेम टाइम में, वो हर जगह सेम ही एरिया कवर होगा। मतलब जो एरियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी, बेसिकली dA/dt सेम रहेगा, तो पोजीशन वेक्टर सेम एरिया स्वीप करेगा सेम इंटरवल में। तो यहां पे भी C से D जब वो जाएगा सेम अंतराल 1 हफ्ते में, तो यहां पे जो एरिया स्वीप करेगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, तो ये था उसका सेकेंड लॉ, बेसिकली इसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। अब ये लॉ ऑफ एरियाज जो है, इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इससे एक और चीज डिराइव की जा सकती है, एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसी लॉ ऑफ एरिया से वी कैन ऑल्सो डिराइव दैट ड्यूरिंग प्लैनेटरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इट रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, दैट रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट प्लैनेटरी मोशन, यानी L एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है सर, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स का। लॉ ऑफ पीरियड्स मतलब लॉ ऑफ टाइम पीरियड, कि जो भी प्लैनेट है वो जिस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा अराउंड दैट सन, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा उसका स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हो, मतलब टी स्क्वायर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस ए क्यूब। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है सर, सो देखो यार, मेजर एक्सिस तो आपकी ये हो गई है ना, ये पूरी मेजर एक्सिस हो गई, और इसका आधा हो जाता है ये, तो सेमी मेजर एक्सिस 2a का आधा यानी a हो जाती है। ठीक है, यहां से यहां तक की ये हो जाती है इसकी। ठीक है, सो ये बोला था लॉ ऑफ पीरियड्स में। ओके, ठीक है सर, ये पेरिहिलियन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये एपिहिलियन पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, ये सेंट्रल पॉइंट होता है। एक और चीज आप डिस्कस भी याद रखना, बेसिकली जो दोनों फोकाई की पोजीशंस होती है ना, एक पैरामीटर होता है जो कि एलिप्स में डिफाइन किया जाता है E, जिसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर और आप याद रख लो कि जो फोकाई की पोजीशंस फ्रॉम द सेंटर होती है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -(AE,0) और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं AE,0। मतलब ये जो दूरी होती है a टाइम्स E के बराबर होती है। ठीक है, a टाइम्स E के बराबर होती है। E इज बेसिकली लेसर देन 1 फॉर एन एलिप्स। ठीक है, एलिप्स के लिए E की वैल्यू लेसर देन 1 होती है, और a टाइम्स E सन और इसकी दूरी होती है। ओके, आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है। इससे रिलेटेड देखो आप चीजें समझोगे भी अभी, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आ चुका है। ओके, अब यहां पे मैं एक बेसिकली चीज ये बताना चाह रहा हूं आपको कि क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब जितना एंगुलर मोमेंटम इस पोजीशन पे होगा उतना ही यहां पे होगा, उतना ही यहां पे होगा, उतना यहीं पे होगा, और उतना ही हर जगह होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार,
आई सपोज आपने नोट डाउन कर लिया, तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। सो मैं बेसिकली दो ऐसे स्टैंडर्ड पॉइंट्स लेना चाह रहा हूँ जो कि रेडिली पूछे जाते हैं। एक पॉइंट तो मेरा एपीहिलियन पॉइंट है और दूसरा मेरा पेरीहिलियन पॉइंट है। अब सपोज यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वीपी है और यहाँ जो रेडियस है, रेडियस कितना है सन से, मतलब डिस्टेंस कितना है सन से, ये रहा आरपी, ये रहा आरपी, ठीक है। और एपीहिलियन पॉइंट की बात करूं तो डिस्टेंस ये रहा आरए और वेलोसिटी वी ए रही, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम क्योंकि कंजर्व है तो इस पॉइंट पे जब प्लैनेट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन कितना हो जाएगा, m इंटू वी ए इंटू आर ए, बिल्कुल सही सर। और इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ मतलब भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगा, दैट इज गोइंग टू बी m इंटू वीपी इंटू आरपी। m से m कैंसिल, तो देखो यहां से क्या रिलेशन निकलता है कि VA इंटू आर ए इज इक्वल टू वीपी इंटू आरपी। अब आप खुद देख सकते हो आर ए की वैल्यू क्योंकि आरपी से बड़ी है तो VA की जो वैल्यू होगी वो VP से छोटी होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है ना, क्योंकि RA RP से बड़ा है इसलिए VA VP से छोटा होगा। क्लियर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इस चीज को याद रखो। ओके, एंड आई सपोज दिया एनालिसिस आपको क्लियर है। कोई और भी पॉइंट दे दोगे आप तो आप उसमें ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ये मान लो ये डिस्टेंस है तो ये फारदेस्ट पॉइंट होता है, ये सबसे बड़ा होता है, दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो अब कोई और डिस्टेंस ले लोगे r तो उसके बीच में ही आएगा, तो वहां पे वेलोसिटी इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है। सबसे लीस्ट पॉसिबल वेलोसिटी कहां होती है, एपीहिलियन पोजीशन पे, सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, पेरीहिलियन पे, और कोई और पॉइंट होगा तो उसके बीच में लाया करेगी। समझ में आया, आ गया सर, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यार बहुत ही सिंपल, ये तो सभी को पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां g की वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ओके सर परफेक्ट, जरा g के डायमेंशंस को देख लेते हैं। g का डायमेंशन निकालना बड़ा आसान है, इस फॉर्मूले पुट डाउन कर दो fr स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, f का डायमेंशन रख दिया, r का रख दिया, m1 m2 का रख दिया, ये आ गया m⁻⁻1 L क्यूब T⁻², रट लोगे क्या, बिल्कुल नहीं यार, रटने की अगर होता है, सारी चीजें रट लोगे, इतने रट्टू तोते मत बनो, ये सारी चीजें तो 2 मिनट में निकल, 2 मिनट क्या विद इन 15 सेकंड्स निकल जाती है, फॉर्मूला तो पता ही है, तो सारी चीजें नहीं रटना, कुछ कुछ चीजें हमें समझ में भी आनी चाहिए। ओके, यूनिवर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, देखो इसके लिए बेसिकली तुम्हें ये बताना पड़ता है, सपोज यहाँ पे एक मास m1 ले लिया, एक मास m2 ले लिया। अब वेक्टर में बताने का मतलब ये है कि यार देखो फोर्स है, फोर्स है तो फोर्स का ऑब्वियसली एक मैग्नीट्यूड तो होगा जो कि हमने डिस्कस किया अभी, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। डायरेक्शन तो बताओ, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करूं, चलो एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन डिफाइन करता हूं, ये क्या वेक्टर डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन, पोजीशन ऑफ सेकंड मास विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। ओके सर परफेक्ट। अब एक बात बताओ, इस पे फोर्स तो सर इधर लगता है, इस पे फोर्स हमेशा इधर लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स की खासियत ये है कि वो हमेशा अट्रैक्टिव है, ठीक है, मैटर की बात करूं तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके। और ये F दोनों बराबर होते हैं। अब इस F को मैं क्या बोल सकते हैं, F को बोल सकता हूं भाई 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, F on 1 बिकॉज ऑफ 2, है कि नहीं, F on 1 बिकॉज ऑफ 2। इसको बोल सकता है F on 2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है, ये हो गया F on 1 बिकॉज ऑफ 2 और ये हो गया F on 2 बिकॉज ऑफ 1, ओके। सो F12 क्या हो जाएगा, F12 जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी G m1 m2 अपॉन R21 का जो मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर, ठीक है सर। ये तो मैग्नीट्यूड बता दी, डायरेक्शन तो बताओ, तो भाई डायरेक्शन क्या है F12 का, R21 के डायरेक्शन में, तो ठीक है R21 का कैप ले लेते हैं, हो गया, बता दिया, समझ में आया। सिमिलरली F21 बताना है, F21 में क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो R21 है उसके ऑपोजिट में लग रहा है, तो माइनस ऑफ R21 का यूनिट क्या, सिंपल, क्लियर है। ऐसे ही निकालते हैं बस, एक स्टैंडर्ड डायमेंशन डायरेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। कई की किताबों में R21 जो होता है इसको R21 ना लेके R12 ले लेते हैं कि पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये रही डायरेक्शन ये, लेकिन उसको लिखते R12 है, तो फिर यहाँ पे R12 इधर आ जाएगा और बेसिकली ऑल्टर हो जाता है, उसमें R21 में यहाँ नेगेटिव आता है, R21 में यहाँ पॉजिटिव आता है, ठीक है। सो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही है, इसी हिसाब से आपको लिखना है। डायरेक्शन जो भी स्पेसिफाइड, एक डायरेक्शन बस स्पेसिफाई कर दो, उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वहां बस वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दो, सबसे बेस्ट तरीका होता है यूनिट वेक्टर लगाने का। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ये भी बहुत नॉर्मल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सब बहुत
छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोलता है, बहुत सारे मासेज हैं, M1 है, M2 है, M3 है और ये M है, M बेचारा है। अब इस M बेचारे पे फोर्सेस कौन कौन लगा रहा है बताओ। इस M पे फोर्स M1 लगाएगा बिल्कुल, M2 लगाएगा बिल्कुल, M3 लगाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि इस पे जो नेट फोर्स होगा ना, इस पे जो नेट फोर्स होगा भाई वो वेक्टर सम हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर के। ओ माय गॉड, इतना टफ कॉन्सेप्ट, ये क्या टफ है? इतना इजी है, सिंपल सा है। सारे जो मासेस है उनकी वजह से जितना भी फोर्स लग रहा है सबका वेक्टर सम ले लो, उसी डायरेक्शन में ये तुम्हारा m मूव होगा। दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड आई डोंट थिंक यू ऑल आर डिस्टर्ब्ड बाय दिस फैक्ट। ओके, नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है I से भी और E से भी। अब जो लोग, तुम लोग ऑब्वियसली यार अब एग्जाम तो लिखने वाले हो, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स तो पढ़ चुके होगे, और इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके होगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाएं हाथ का खेल है तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये सब चीजें तो बाएं हाथ का खेल है। फटाफट एक एक करके फॉर्मूले देखते जाते हैं, ग्राफ बनाते जाते हैं और समझ जाएंगे कुछ नहीं है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स भरा हुआ है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स भरा है। वहां पे 1/4πε0 की जगह यहाँ G आता है, वहां Q1 Q2/r² की जगह यहाँ M1 M2/r² आता है। सिंपल, दैट्स इट, पूरा का पूरा गेम वही है और कुछ नहीं। हाँ, बस एक ऑल्टरेशन इसमें यहाँ ये आ जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में एक नेगेटिव साइन एडिशनली ऐड करते हैं हम। ठीक है, आओ बस उसको देख लेते हैं। तो चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वैसे डिफाइन हो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होती है, इसलिए मैंने जानबूझ के ई वेक्टर लिया है। वैसे कायदे में आई और ई दोनों से दिखाते हैं, वैसे आई होता है स्टैंडर्ड तरीका, लेकिन मैंने ई इसलिए लिया ताकि आप इलेक्ट्रोस्टैट से और रिलेट भी कर पाओ। ठीक है, ओके सर, चलो अब बढ़िया क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। मास m इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक x इंटू m है और एक 1 - x इंटू m है। फॉर अ गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेस बिकम्स मैक्सिमम। वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और बताना मुझे आंसर कितना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक मास m था, इस मास m को आपने दो भाग में बांट दिया, एक x टाइम्स m लिया और एक 1 - x टाइम्स m लिया। ठीक है, और एक गिवन सेपरेशन पे उनको दोनों को रख दिया और पूछ रहे हो कि ऐसे कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए द फोर्स फॉर अ गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब फोर्स मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मान लेते ये दो पोजीशन रही, इनके बीच का डिस्टेंस r रहा, ये xm है, ये 1 - x इंटू m है। फोर्स कितना हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू G इंटू एक मास हो गया xm, दूसरा मास हो गया 1 - x इंटू m अपॉन r²। अब भाई इसको मैक्सिमम करना है, क्या बेस्ट अप्रोच दिख रही है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर दो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम gm²/r² तो बाहर ले लो और ये हो जाएगा x - x²। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं d/dx, इधर भी df/dx। ठीक है, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, gm²/r² तो बाहर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 - 2x, तो df/dx आ गया gm²/r² इंटू 1 - 2x। ओके, इसको 0 में रखेंगे तो एक वैल्यू निकल के आ रही है, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है सर, x इक्वल्स टू 1/2 तो आ गई। अब x इक्वल्स टू अगर 1/2 आ रही है तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो, d²f अपॉन dx² करो। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो देख सकते हो वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही है, इसका -2x रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी यानी जो वैल्यू आ रही है उस पर मैक्सिमा ही लाई करेगा, यानी ये जो बेसिकली है ये तुम्हारे मैक्सिमा को दिखा रहा है। मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा वो वैल्यू होती है जिसको ओरिजिनल फंक्शन में रखोगे तो फाइनल जो y की वैल्यू यानी f की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो f की वैल्यू मैक्सिमम कितने पे आ रही है, x इज इक्वल टू 1/2 पे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया? नहीं आ गया? हाँ आ जाएगा यार, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, नहीं का तो स्कोप ही नहीं है इसमें। ठीक है, आते हैं बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। यहाँ जो एक ऑल्टरेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑल्टरेशन बड़ा सिंपल सा ये है, यहाँ पे भी सेम वही फंडा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी को 0 मानते हैं और पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस r जो हो जाती है -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, जहाँ पे दो मासेस ले लिए मैंने, एक कैपिटल M और एक ले लिया स्मॉल m, जिनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मतलब सबसे ज्यादा बड़ी ग्रेविटेशनल एनर्जी कहाँ पे है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे। जब दोनों मासेस इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट है तब ग्रेविटेशनल वैल्यू सबसे ज्यादा है। जब वो r डिस्टेंस आ जाएंगे तब उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है।
ठीक है, कम हो जाती है मतलब नेगेटिव में हो जाती है, तभी तो वो पास आना चाहते, तभी तो उन पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। क्योंकि देखो ह्यूमन बींग्स हो, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, सारे के सारे सबसे लीस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में आना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? लीस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में हर कोई आना चाहता है, क्योंकि जितनी कम एनर्जेटिक स्टेट रहती है उतना ज़्यादा स्टेबल रहते हो, हर कोई बंदा स्टेबिलिटी चाहता है कि नहीं? सब कोई चाहते हैं ना। तुम लोगों को भी तो डॉक्टर बनना है ताकि बाद में जाके स्टेबल लाइफ जी पाओ। ओके, चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी एक दो सिस्टम की कॉम्बिनेशन के लिए माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर होती है। यही चीज आपको याद रखना है। जो वर्क डन देख रहे हो, दिस वर्क डन इज बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है? माइनस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर ही होता है, मतलब यू आर, डेल्टा यू आर के बराबर होता है। साथ ही साथ एक और चीज तुम्हें याद रखनी चाहिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। किसमें हमने किया है? वर्क एनर्जी पावर में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ना, वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, यानी कि माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक है, सो ये चीज तो हमेशा याद रखना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होता है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, जो कि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके वजह से वर्क डन नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू होता है। ओके, ठीक है सर। कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, 3 सिस्टम है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फॉर n पार्टिकल्स, तुमसे पूछ सकते हैं ना कितने पेयर आएंगे। फॉर n पार्टिकल्स जो टोटल नंबर ऑफ पेयर आता है दैट इज nc2। ठीक है, मतलब n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, इतने नंबर ऑफ पेयर रहेंगे। तो यहाँ 3 में कितने रहेंगे? 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 यानी 3। ओके, सो इन दोनों का बनेगा, इन दोनों का बनेगा, इन दोनों का बनेगा। कल को 4 दे दिए, कल को तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया 4 दे दिए, या मान लो 20 दे दिए, 20 दे बोल दे 20 हैं सेम मास के, और बताओ जरा पोटेंशियल एनर्जी, और सबके बीच में दूरी जो है वो आर है। तुम चकरा गए, सबके बीच में दूरी आर है, बड़े बेहतरीन तरीके से अरेंज्ड है। सर्कुलर पैटर्न में हो सकते हैं ना, लेकिन सर्कुलर पैटर्न में भी आर तो नहीं हो सकता, ये बात तो सही है बिल्कुल। तो कोई एक सा पैटर्न है जिसमें सारे के सारे जो है वो आर डिस्टेंस अपार्ट है। अब वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, छोड़ो ना, उसमें क्यों घुस रहा हो। तुम ये बताओ आंसर कितना आएगा। तो 20 के दो के कितने पेयर बन जाएंगे? 20 इंटू 19 बाय 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 190 पेयर बन जाएंगे। और 190 कर देना, जो 2 के बीच में आंसर है GM स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गया आंसर मेरा। तो फॉर्मुलेशन याद रख लो, दो के कितने पेयर बनते हैं NC2 से निकालते हैं। ओके, सो वही चीज यहाँ पे करिए, माइनस ऑफ GM1 M2 बाय R1, M2 R3 बाय R1 और M3 R3 M3 M1 बाय R3। ओके, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। अब देखो, अर्थ सरफेस पे जब भी मैं किसी बॉडी को रखता हूं तो अर्थ और उसके सिस्टम में कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कहां होती है? तो जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में ही स्टोर्ड रहती है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस तो हमारे हर जगह ही है, और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस किसी बॉडी या दो बॉडीज के बीच में है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो उसी तरीके से दो सिस्टम के बीच में भी, और यहाँ पे अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन की भी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो, इस केस में इस पूरे अर्थ के मास को इसके सेंटर के अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड मान लूंगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो जाएगा। सो G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r, ये रहा माइनस साइन के साथ, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पर्सन एंड द अर्थ सिस्टम। इन दोनों के सिस्टम में इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है सर, ओके। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखो इसी तरीके से, वही कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिविजुअल मास की भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है ना। देखो, एक मास m है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस उसकी टुवर्ड्स इट है, अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, ये रही उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से अंदर की तरफ आ रही है, तो इन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में एनर्जी ब्लॉक्स होंगे, मतलब इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो मतलब एक इंडिविजुअल मास के पास भी कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी होती होगी ना सर? तो बिल्कुल यस, होती है, और उसी एनर्जी को ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। डेरिवेशन कैसा है? डेरिवेशन तो यार देखो बड़ा कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं, सिंपल सा, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट लाओ, उसके सर्कमफ्रेंस पे लगाओ, लेकिन फाइनली तुम जो फाइनल वैल्यू उसको याद रखो कि जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी होती है एक सॉलिड स्फीयर की, हॉलो की नहीं, सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, वो हो जाती है माइनस ऑफ 3/5 GM स्क्वायर बाय R। ये किसके लिए होती है? एक सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू -3/5 GM स्क्वायर अपॉन R। ओके, सो आई सपोज ये चीज आप याद रखोगे, सेल्फ एनर्जी कितनी होती है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे अब आते हैं।
सो देखो कितना फटाफट हम कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, पोटेंशियल पे आते हैं और अब इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल देखेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, फॉर्मुलेशन एकदम वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली है। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी एक बस ऑल्टरेशन आता है कि नेगेटिव ऑफ जी एम बाई आर हो जाता है, मतलब वी एट इन्फिनिटी आप बिल्कुल जीरो अज्यूम कर रहे हो तो वी और डिस्टेंस आर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम बाई आर। मतलब एक सिंगल मास एम की वजह से आर डिस्टेंस दूर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा दैट इज गिवन एज माइनस ऑफ जी एम बाई आर। ठीक है, ओके सर, ठीक है, परफेक्ट बात। सो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम बाई आर। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली अलजेब्रिक सम हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम वन बाई आर टू आर वन प्लस एम टू बाई आर टू प्लस एम थ्री बाई आर थ्री, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, रिलेशनशिप समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, जो कि ऑलरेडी वो भी आप समझ चुके हो, जो आप लोगों को पता है कि ई जो होती है, डीवी जो होता है माइनस ई डॉट डी आर से रिलेट होता है। ई जो डीवी जो होता है वो माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर से रिलेट होता है। और अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। सो इंटीग्रेशन डीवी जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर वेक्टर, सिंपल एज दैट। और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो तो ई डी आर कॉस जो थीटा जो भी आएगा इस हिसाब से आप v निकालते हो। ठीक है, इस हिसाब से आप v निकालते हो। ठीक है, v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ओके सर, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। अब ये तो हो गया जब मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब मुझे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो क्या करूं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर कर देना, डिफरेंशिएट कर देना v को विद रिस्पेक्ट टू आर। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है कभी कभी डायरेक्टली बस r के टर्म्स में ना देके इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में दिया जाता है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, उस सिनेरियो में बेसिकली आपको ग्रेड ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। और ग्रेड ऑपरेटर बेसिकली ये होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई कैप के अलोंग, जे कैप के अलोंग और के कैप के अलोंग। इसको बस बेसिकली इस तरीके से समझते हैं, जो हो जाता है माइनस ऑफ ग्रेड वी। ठीक है, बट इसमें आप मत ज़्यादा एंट्री लो, इस पे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा मोस्टली इस तरीके से आएगा, डिफरेंशिएट कर दो आप आर को, ये आपको क्या प्रॉपरली डायरेक्शन के साथ देता है। ठीक है, और साथ ही साथ कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में देती है, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में दी जाएगी एक्स वाई जेड के साथ। तो सिनेरियो में भी डीवीजी जो हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, डी आर वेक्टर को मैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप लूंगा, और ई को ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप लूंगा। ठीक है, सो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए और उसी के बेसिस पे आप आगे चीजें समझ सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड समझते हैं कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स की वजह से। तो पॉइंट मास की वजह से कितना होता है, आर डिस्टेंस दूर गया, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड तो देखो अंदर की तरफ कितनी हो जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, जहां पे ये डिस्टेंस मैंने आर मान लिया है। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने आर मान लिया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर, सिंपल सी चीज है। अगला क्या है, अगला है सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा ग्राफ है इनके, ओके। सो ग्राफ तो देखो यार दोनों के, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, बट समवॉट लाइक दिस ही है कि ये दोनों ग्राफ्स एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो इन्फिनिटी पे जाके करेंगे, क्योंकि देख सकते हो आप v और r इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जहां r जीरो वहां वो इन्फिनिटी, और जहां i जीरो वहां दूसरा r इन्फिनिटी। ठीक है, रिंग पे चलते हैं, रिंग का इंपॉर्टेंट केस है। तो रिंग पे क्या है, यहाँ पे यार r नहीं है, यहाँ पे r नहीं है। ठीक है, तो रिंग के लिए जो पोटेंशियल होता है उसके एक्सिस पे, एक रिंग है और उसका जो एक्सिस है उस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो वो होता है माइनस ऑफ जी एम आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ठीक है, इनके इंडिविजुअली अगर ग्राफ्स की बात करूं तो देखो v का जो ग्राफ होता है, जो v का ग्राफ होता है वो पहली बात तो देखो ग्राफ जो है वो v और इसके सेकंड और फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और v का जो ग्राफ होगा स्मॉल r इक्वल्स टू 0 पे एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और स्मॉल r इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हो जाता है v और r का ग्राफ।
अगर ई और आर की बात करूं तो ई और आर का बड़ा मजेदार सा ग्राफ है। ऐसा रहता है ग्राफ, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड और आर का। जब मैं एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से बात करूं तो ये ग्राफ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, इधर हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ से जाते हैं। ओके, चलो देखो ये जो पोजीशन होती है वो होती है R इज इक्वल टू R/√2। ये हो जाती है R इज इक्वल टू -R/√2। इस वैल्यू पे बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम आपकी वैल्यू आती है, ठीक है, इस पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है किसकी, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और सेंटर पे और इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है। ओके ठीक। होलोस्फीयर, होलोस्फीयर इनसाइड। अब होलोस्फीयर में दो रीजन्स में पता करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इनसाइड में और फिर बात करूंगा आउटसाइड में। जब मैं इनसाइड की बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। गॉस लॉ अगर आप लोगों को याद हो तो आप अभी बता सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। और अगर अंदर बात करूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना कि सरफेस पे होता है, जो कि हो जाता है -GM/R। उतना ही अंदर किसी भी पॉइंट पे रहता है, किसी भी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे आप जाओगे तो हर एक पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही रहता है, ठीक है, दैट इज -GM/R। और R यहाँ पे रेडियस हो जाता है, ठीक है। ओके, आउटसाइड जाऊंगा तो आउटसाइड तो बड़ा सिंपल सा केस हो जाता है। सिंपल सा केस क्या होता है कि जैसे ही तुम आउटसाइड जाते हो तो पूरा का पूरा मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है टुवर्ड सेंटर, और फिर वो एक पॉइंट मास वाला गेम बन जाता है। R डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल बोलो या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो, वही होती है जो कि पॉइंट मास के लिए होती है, Gm/r² और -Gm/r, ठीक है। तो सेम आउटसाइड वाला रीजन तो सबसे बेस्ट है। होलोस्फीयर के लिए भी आउटसाइड और सॉलिड स्फीयर के लिए भी आउटसाइड का रीजन बड़ा मजेदार चीज होती है, एकदम पॉइंट मास जैसे। ग्राफ्स बना लेते हैं तो देखो ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और आर का ग्राफ। पहले कांस्टेंट है, ये कौन सा पॉइंट है, r इज इक्वल टू R, और उसके बाद फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ई वर्सेज आर का ग्राफ बनाओ, और बेसिकली ग्राफ जो है कहाँ बनेगा, ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, सेकंड में बनेगा, लेकिन यहाँ पे टेंटेटिवली बता दिया है। कायदे में ये ग्राफ इधर बनना चाहिए था, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि सेकंड और फोर्थ में बनेंगे ग्राफ। ओके, चलो ई का भी बनाते हैं, आई और आर का भी बनाते हैं। आई और आर का भी सेकंड में बनेगा, क्योंकि देखो रीजन क्या है ना, रीजन बस सिंपली है, आप मैग्नीट्यूड, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, वहां पे आप डायरेक्शन के हिसाब से ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करोगे तो देखो आप मान लो आर इधर जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द मास होती है। आप आर नेगेटिव में जा रहे हो तो वो पॉजिटिव में रहती है, इसीलिए मैं इसको सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या रहेगा, आई एरा आर एरा, और पहले तो 0 है, इधर भी 0, और इसके बाद कुछ इस तरीके से, ये रहा ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, पहले 0 और उसके बाद E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ओके, सो इस टाइप का ग्राफ ई आई वर्सेस आर का भी होता है। ओके, सॉलिड स्फीयर इनसाइड की बात करो। सॉलिड स्फीयर इनसाइड में सबसे मेजर जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे r डिस्टेंस दूर, मतलब मैं यहाँ पे मान लो इनसाइड में और सेंटर से मैं r दूरी पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल r होगा वही फॉर्मुलेशन दे रखा है, -Gm/3 3r² -r², ठीक है। तो इस हिसाब से जो सबसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में या सबसे लीस्ट बोलोगे वैल्यू जो होती है पोटेंशियल की, वो सेंटर पे होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -3/2 Gm/R। सरफेस पे कितनी होती है, सरफेस पे हो जाती है -Gm/R, और इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है, ठीक है। सो पोटेंशियल जो है यहाँ से मैग्नीट्यूड वाइज घटता हुआ वहाँ जाता है, मतलब कायदे में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस तो अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है, इस तरीके से होती है, सबसे लीस्ट यहीं पे होना चाहिए। और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जो होती है दैट इज Gm/R3, Gm/R3 किसके लिए, R इज लेस देन और इक्वल टू R। आउटसाइड जाएंगे तो वो सीन तो वही वापस वही वाला है, ये स्मॉलर हो जाएगा कि एक पॉइंट मास की वजह से जितना होता है उतना ही आपको निकालना है, ठीक है सर। ओके, ग्राफ देख लेते हैं इनके। सो ग्राफ देखो, अगर बेसिकली बात करूं मैं,
ये पॉइंट है r इज इक्वल टू माइनस आर और ये r इज इक्वल टू प्लस आर, ठीक है। मतलब अगर मैं प्लस आर जा रहा हूँ, नेगेटिव पे क्यों ही बना रहा हूँ, छोड़ो ना, मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं, ठीक है। सो इस दौरान ये इनसाइड वाला रीजन है, दिस इज फॉर r इज लेसर देन r एंड दिस इज फॉर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पे वेरिएशन आर जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उससे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, यू वेरी वेल नो। ये किसका है, v और r का, ठीक है। ऐसे ही i का भी बना देता हूँ, तो i का कैसा हो जाएगा, i का इनिशियली पहले एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद इस तरीके से, यहाँ पे i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पे i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। और ये वो पॉइंट होता है आपका r इज इक्वल टू कैपिटल R का, ठीक है। सो आई सपोज ये ग्राफ्स यार आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, समझ चुके हो, तो ये ग्राफ आप याद रखना, ठीक है, किस एनालिसिस पे बनाए जाते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सिंपल सी चीज़ है, तुम अर्थ पे हो, तुम पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, कितना लगा रहा है, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। उस फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन होगी, हाँ जी सर बिल्कुल होगी, और वो जो एक्सेलरेशन होगी वही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जितना तुम पे फोर्स लग रहा है उसको m/g के बराबर कर दो, तो g की वैल्यू आ जाती है Gm अपॉन r स्क्वायर, जिसमें m होता है मास ऑफ अर्थ, r होता है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ नियर अबाउट 6400 किलोमीटर होता है। फिगर याद रखो तो बहुत अच्छी चीज़ है, रखना चाहिए, वैसे अपना ही तो अर्थ है, अपना ही अर्थ है तो रेडियस तो पता होना चाहिए ना ठीक है। और इनको सब्सटीट्यूट करोगे तो वैल्यू नियरली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आती है, ठीक है। मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की बात ये है कि ये इसमें वेरिएशंस किस किस से आते हैं। सो वेरिएशंस इसमें देखो 4 चीज़ों से आते हैं। एक तो शेप की वजह से आता है, दूसरा आता है हाइट, तीसरा आता है डेप्थ, चौथा आता है रोटेशन। चारों फटाफट करते हैं। सबसे पहला आता है शेप ऑफ अर्थ की वजह से। तो अर्थ देखो भाई सिंपल प्लेन स्फेरिकल नहीं है, इट्स नॉट परफेक्ट स्फेयर। अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप कहलाता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का टर्म है बेसिकली, और ये अर्थ के स्पेसिफिकली है, ना ये ओवल शेप है ना अंडे जैसा है, ठीक है। इट्स बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ जियोइड शेप है इसका। अब अगर जियोइड शेप है तो जियोइड शेप की खासियत क्या होती है कि वो टुवर्ड्स द पोल्स फ्लैटेंड होता है और इट्स अ बिट कर्व्ड टुवर्ड्स द इक्वेटर। और इससे हो क्या जाता है कि जो रेडियस ऑफ पोल्स है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ पोल्स है, वो इफेक्टिव रेडियस ऑफ इक्वेटर से कम हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि g जो है Gm अपॉन r स्क्वायर है, मतलब यार r का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। सो क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है ये r से, तो जहां पे r कम कर दोगे वहां g ज्यादा हो जाएगा, जहां r आप क्या कर दोगे, जहां r बढ़ा दोगे वहां पे g छोटा हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी रील अभी फेमस हुई थी यार, कि एक भालू है वो गिर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन उसका कलर पता करो। तो बेसिकली एक्सेलरेशन से कलर पता करना था। तो मुद्दे की बात यही थी कि यार पोल्स पे जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से थोड़ा ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे 9.8 से थोड़ा कम होता है, ठीक है। और डिफरेंस देख रहे हो कितना है, पोलर रेडियस 21 किलोमीटर छोटा है, इज लेसर देन द इक्वेटोरियल रेडियस। सो यहाँ से बेसिकली हम क्या फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सिंस आर एट पोल्स इज लेसर देन आर एट इक्वेटर, देयरफॉर G at poles is going to be greater than G at equator, ठीक है। ओके सर, परफेक्ट। सेकेंड है ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट एच जाने पे क्या होता है, तो हाइट एच जाने पे दो फॉर्मुलेशन तुम्हें याद रखने हैं। पहला फॉर्मुलेशन जो याद रखना है वो तो ये है कि जो G डैश हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी G इंटू R अपॉन R प्लस एच होल स्क्वायर। ये होता है व्हेन H इज कंपेरेबल टू R, मतलब H की वैल्यू कंपेरेबल यानी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, क्योंकि 6400 है ना, 50 40 70 80 100 150 200 500 3200 3000 जितना भी हो, इन सब केसेस में वो कंपेरेबल है। अब कल को तुम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 5 10 15 की रेंज में जा रहे हो, तो 6400 के ऑब्वियसली 6400 से कंपेरेबल तो है नहीं, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। जब बहुत ज्यादा छोटे होंगे तब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, G डैश विल बी इक्वल टू G 1 माइनस 2h by r। ये कब यूज करना है, when h is very very less than r, ठीक है। ट्रस्ट मी दोनों फॉर्मूले आते हैं, बताते नहीं कौन सा यूज करना, तुम्हें पता करना रहता है। किलोमीटर बता देते इतना ऊपर गया, बताओ नई ग्रेविटी कितनी होगी, तो समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। 50-60 में जहां ऊपर जा रहा है मामला, वहां आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये कर लिया गलत आंसर आएगा, और ऑप्शन में मान के चलो गलत आंसर होगा ताकि तुम गलती करो और वो पकड़ ले,
ठीक है। तो एक होता है h जब बहुत छोटा होता है और एक होता है h जब कंपेरेबल होता है। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। दूसरा आता है डेप्थ d से। डेप्थ d का तो एक ही फॉर्मूला है जो कि होता है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस h बाय r। ये जितना तुम h नीचे जाओगे उसके हिसाब से होता है। ग्रेविटी की अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से मैं एक ग्राफ बनाना चाहूं कि सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, इससे अगर मैं एक जनरलाइज डिस्टेंस r लूं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ और g की वैल्यू प्लॉट करूं, तो ग्राफ देखो इस हिसाब से होता है। ग्राफ इस हिसाब से होता है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कि आप देख सकते हो 1 माइनस आर इधर ले होगा, आर माइनस एच, ये आर स्मॉल आर है, तो जो g है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। उसके बाद इनवर्स रिलेशनशिप हो जाती है, तो ग्राफ पहले ऐसे जाता है फिर ऐसा जाता है, जस्ट लाइक। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन कैसे होता है? ऐसी तो वेरी होता है, आर के साथ ऐसे ही होता है इन अ सॉलिड स्फीयर। पहले लीनियर रिलेशनशिप है और उसके बाद फिर इनवर्स रिलेशनशिप है। वही सेम सीन तो हो रहा है बॉस यहाँ पे भी, देख लो, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लास्ट होता है वेरिएशन बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। कल को अर्थ बहुत तेज रोटेट होने लग गया ना, तो ये भी हो सकता है तुम हवा में उड़ने लग जाओ। समझ रहे हो बात को? हालांकि इतना तेज रोटेशन है नहीं। तो देखो इसमें क्या चेंज आता है, इसमें बेसिकली आपको फॉर्मुलेशन बता दे रहा हूँ। ये जो कॉम्पोनेंट होता है, देखो ये अर्थ के रोटेशन की वजह से बेसिकली बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। और उसका ये जो कंपोनेंट हो जाता है ना एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा का एक और साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा नेट एम जी को माइनस करता है। तो बेसिकली जो जी डैश हो जाता है दैट इज इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब देखो यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा तो भाई रोटेशन ऑफ अर्थ ही है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। आर की बात करूं तो क्या है, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, कितना होता है 6400 किलोमीटर। और साइन थीटा क्या? साइन थीटा बेसिकली तुम जिस पोजीशन पे लाई कर रहे हो ना, जिस भी पोजीशन पे लाई करो, सपोज यहाँ हो या यहाँ हो, तो पोल से जो एंगल बनेगा शॉर्टेस्ट वो है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे हो तो तुम साउथ पोल से नहीं लेना, तुम नॉर्थ पोल से एंगल लेना, ये रहा। तुम यहाँ पे हो तो तुम साउथ पोल से एंगल लेना, ठीक है। पोल से जो एंगल बन रहा है तुम्हारा वो होगा। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है यार मैं 60 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड इन सब पे हूँ, लॉन्जिट्यूड तो नहीं लैटिट्यूड आता है। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब उस केस में पता है क्या होता है? देखो जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, और इसके ऊपर तुम जाओगे तो ये सपोज मान लो उसने 60 डिग्री लैटिट्यूड बोल दिया, तो ये एंगल उस समय 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और तुम्हें ये वाला एंगल ही इधर पुट करना है, ठीक है। तो उससे तुम्हारा वेरिएशन पता चल जाएगा कितना ग्रेविटी में फर्क आ रहा है। बहुत माइनर सा ही फर्क आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। लेकिन कल को बहुत तेज रोटेशन होने लग जाए, एक जैसे बहुत काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था इसका, एक डैम है द थ्री गॉर्जेस डैम, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में डू सर्च अबाउट इट। इट्स द बिगेस्ट डैम, द लार्जेस्ट डैम इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड ये चाइना में लोकेटेड है, ठीक है। And scientists predicted that after the Three Gorges Dam was constructed and water went into it, the moment of inertia of the entire Earth got disturbed, and because of that, the angular velocity basically जो Earth का जो period of rotation है उस पर effect पड़ा था। समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली अर्थ के रिसोर्सेज सब थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सपोज मैं पूरा अर्थ का पानी लेके एक ही जगह पे गड्ढा खोद के डाल दूंगा, so now the moment of inertia will definitely alter, और moment of inertia alter होगा तो angular momentum तो कंजर्व है, जो भी हो रहा है अर्थ पे ही हो रहा है, angular momentum तो अर्थ का पूरा कंजर्व ही है ना, तो ओमेगा पे फर्क पड़ेगा। आई अगर बढ़ गया, मान लो आई अगर तुमने जैसे मान लो ये मास है, ठीक है, अब मास जो है थ्रू आउट बटा हुआ है, तुमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल किया और ये पूरा मास उठा के इधर ऐसे रख दिया इधर, तो होगा क्या, ये वाला मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास था, सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, ठीक है, तो ये मास इसके पास था पूरा, अब ये यहाँ पे गायब है और पूरा मास इधर आ चुका है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो गया, मास सेम है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, और आई की वैल्यू बढ़ गई तो ओमेगा क्या होगा, घट जाएगा। ओमेगा घट जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 30-30 घंटे के दिन होने लगेंगे। दूसरा ये कर सकते हो कि ये पूरा जो मास तुमने उठाया, इधर से भी उठा लो और इधर से भी उठा लो, ऊपर वाला गायब कर दो, ये सब कुछ गायब हो गया, इधर का उठा के तुमने यहाँ पे बढ़ा दिया, इधर पे और इधर पे,
तो इस सिनेरियो में तुमने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पूरा मास डाल दिया, उसके बहुत करीब ले आए, करीब ले आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिनेरियो में क्या होगा, घट जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, पता चले 17 घंटे के दिन होने लग गए। समझ रहे हो? तो बिकॉज ऑफ द ऑल्टरेशन इन द मास ऑफ द अर्थ आप अपने 24 घंटों को बढ़ा और ज़्यादा भी कर सकते हो। कितनी जादुई चीज़ है ना। देखो कोई कर पाया कभी तो करना, मज़ा आएगा। इस लाइफ में तो मेरे को नहीं लग रहा मेरी हो पाएगा, आप लोगों की शायद लाइफ में हो जाए। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी समझते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी होती है कि जब मैं एक प्लैनेट, देखो प्लैनेट्स के लिए भी एस्केप वेलोसिटी डिफाइन होती है, स्टार्स के लिए भी होती है, अर्थ के लिए भी है। अब अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी वो क्या होती है, दैट इज, पहले तो उसका फंडा समझते हैं कि अर्थ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दी और ये वेलोसिटी इतनी काफी थी कि वो अर्थ को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए। अब हमेशा के लिए छोड़ के जाना पता है क्या होता है, कि अर्थ से इनफाइनाइटली दूर तक चला जाए। ठीक है, अर्थ से इतनी दूर चला जाए कि हम बोल रहे वो इन्फिनिटी पे चला गया। अब अर्थ से इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे चला जाए, सपोज यहां पे मान लो इन्फिनिटी अर्थ से दूर, तो यहां पहुंच जाए। ठीक है, तो मिनिमम वो वेलोसिटी बताओ कि वो अर्थ से इनफाइनाइटली दूर तक पहुंच जाए। अब मिनिमम का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जैसे इन्फिनिटी पे पहुंच जाए वहां पे वेलोसिटी मेरी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ रहे हो, इन्फिनिटी पहुंच जाए मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो जो मिनिमम वेलोसिटी यहां दी वही एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। बस आओ तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, फाइनल आंसर पता चल जाएगा। फाइनली मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो इनिशियली थी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा यू की बात करें तो फाइनल तो जीरो ही होगा क्योंकि इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट है। और पहले कितना था, पहले था माइनस ऑफ माइनस और एक और माइनस, तो प्लस कर देगा ना क्योंकि ये नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू जीरो। ये उधर चला जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी की वैल्यू आ गई, एस्केप वेलोसिटी आती है √2 gm/r। ठीक है, ये आ गई मेरी एस्केप वेलोसिटी। तो इसमें वैल्यूज अगर डालते हैं तो अर्थ की नियरली एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आती है। ठीक है, अब क्या हर अर्थ से इंडिया इज अ जायंट इन प्रोड्यूसिंग पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो हर सैटेलाइट हर रॉकेट को 11.2 देते नहीं। तुमने अगर वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 नाम के नाम सुने हो, ये एक्चुअली इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए नासा के 2 भेजे गए रॉकेट्स थे। रॉकेट मतलब सैटेलाइट्स थे। इनको नियर अबाउट स्पीड से भेजा गया था क्योंकि वो अभी ऑब्वियसली अर्थ सन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से दूर जा चुके। दे हैव एक्चुअली एंटर्ड दैट इंटरस्टेलर स्पेस बिटवीन आवर नियरेस्ट स्टार एंड जो सन है। ठीक है, अर्थ का नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंटोरी और अर्थ के बीच में जो इंटरस्टेलर स्पेस है वहां वो एंटर कर चुके हैं। अर्थ सन का पूरा इन्फ्लुएंस वो छोड़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली अर्थ से इनफाइनाइटली डिस्टेंस दूर जा चुके हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा ही वेलोसिटी दी होगी, बट नॉर्मली इतनी वेलोसिटी जरूरत नहीं होती है आपको, पोलर सैटेलाइट तो इससे कम वेलोसिटी में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल, द एस्केप वेलोसिटी विल बी। पूछ रहा है सीधे किया था तो 11 थी, 45 पे करूंगा तो क्या आधी हो जाएगी भाई, √2 हो जाएगी? अरे नहीं भाई, एंगल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मतलब है मात्र एनर्जी से। एनर्जी का कॉन्सेप्ट से एस्केप वेलोसिटी निकलती है। तो 45 से छोड़ो, 30 से छोड़ो, या तुम 2 एंगल से छोड़ो, 2 डिग्री पे रहेगी 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही। वो अपनी ट्रेजेक्टरी अपने आप ही बना लेगी, डोंट वरी, वो निकल जाएगी तुम्हारी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से, तुम रोक भी नहीं पाओगे। ठीक है, ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो देखो सैटेलाइट्स हैं आपकी। अब सैटेलाइट्स नॉर्मली प्लैनेट से थोड़ा डिस्टेंस पे होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये रहा प्लैनेट। ठीक है, अब प्लैनेट के सेंटर से सपोज करते हैं आर डिस्टेंस, हाइट की अगर बात करूंगा तो ये स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर करना पड़ेगा, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन मैं सेंटर से देख रहा हूं, तो सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे। अब सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस की अगर दूरी पे है तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी। और क्योंकि अब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है तो यही जो फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो एम वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई √(gm/r).
ठीक है। एक मजे की बात बताऊं, एक बहुत स्टैंडर्ड सा रिलेशन है ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी को। अब सपोज करो यहीं पे सैटेलाइट है, यहीं पे सैटेलाइट है और इसके पास वेलोसिटी अभी 0 है, इसी पोजीशन पे सैटेलाइट है और इसकी वेलोसिटी भी 0, और यहाँ से तुम्हें उसे एस्केप वेलोसिटी देनी है। तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी कितनी दोगे? तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी का फंडा वही रहेगा √2 gm बाय जितना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ डेथ इज आर। सो इसी पोजीशन पे, इसी रेडियस पे जो एस्केप वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी √2 gm बाय आर। मतलब इसी पोजीशन पे मान लो तुमने ऐसे लाके रख दिया और इसको अब वेलोसिटी एक दे रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, एंगल से तो कोई मतलब नहीं है, तो ऑब्वियसली अर्थ की टुवर्ड्स नहीं यार, ऊपर की तरफ, ठीक है। सो किसी भी डायरेक्शन में तुमने वेलोसिटी दे दी तो एस्केप वेलोसिटी इतनी ही होगी ताकि वो अर्थ का इन्फ्लुएंस छोड़ जाए। तो देख सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर रेडियस पे, रेडियस सेम होना चाहिए, नहीं कि एक सरफेस ऑफ अर्थ पे ले ली, एक तुमने हाइट पे ले ली, रेडियस सेम होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जो वी होता है वो बेसिकली √2 टाइम्स वीओ के बराबर होता है एट अ पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, सो ये रिलेशन आप समझ रहे। चलो, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट क्या होता है? तो ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं लॉ ऑफ पीरियड्स में, दोबारा देख लेते हैं। बेसिकली सर्कुलर ऑर्बिट का कंसिडरेशन करके करते हैं। जो भी तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था ना, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², उसको रिलेट कर देते हैं m ओमेगा स्क्वायर r से, ठीक है। और ये r वही है, ये जो r है वो वही है, एक m से एक m कैंसिल हो जाता है, ओमेगा की वैल्यू यहां से निकालते जो कि आ जाती है G कैपिटल M अपॉन r³ अंडर रूट के साथ। तो जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है ना। तो आ जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ अपॉन gm। देख लो, ये रहा वो टाइम पीरियड, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, हाँ, और स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm r³ आ जाता है। हालांकि ये रहा रिलेशन, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। सो आई थिंक ये टाइम पीरियड हम ऑलरेडी केपलर्स लॉ के थ्रू समझ चुके हैं। आपको रेशियो पता होना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं कुछ, ठीक। बहुत अच्छी चीज़ है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो अब देखो, किसी भी एक सैटेलाइट के पास 2 टाइप ऑफ एनर्जी होती है भाई, सिंपल एज दैट। पहली होती है उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर बाय r, ठीक है। एक r से एक r कैंसिल करो, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये हाफ m v0 स्क्वायर क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये किसके बराबर आ रही है? G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r, लिख दी यहाँ पे। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी, वो तो पता ही है, माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। दोनों को जोड़ोगे, फाइनल जो टोटल एनर्जी आती है वो नेगेटिव आती है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। अब नेगेटिव आने का बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ये है कि ये दिखाता है कि ये एक बाउंड सिस्टम है, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी सिस्टम की, मतलब जब कभी भी तुम एस्केप वेलोसिटी दे देते हो ना किसी सिस्टम को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर पता कितनी हो जाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि टोटल एनर्जी फिर उसका 0 हो जाए, उससे ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाए। और जैसी ही टोटल एनर्जी उसकी ग्रेटर देन 0 हो गई, टोटल एनर्जी जैसे ही उसकी ग्रेटर देन 0 होगी, तो बाउंड सिस्टम ना रहकर अनबाउंड सिस्टम हो जाता है, वो अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़ देगा, वो चला जाएगा कहीं पे। और बताता हूं अभी कौन सी ट्रैजेक्टरी फॉलो करके चला जाएगा। बट तुम्हें समझने की बात यह है, जब तक नेगेटिव है टोटल एनर्जी, तो मतलब समझ में ये आता है कि बेसिकली एक बाउंड सिस्टम, ठीक है। ओके सर, अब देखो ये ट्रैजेक्टरी ऑफ सैटेलाइट कैसे समझेंगे। देखो, सबसे पहले ट्रैजेक्टरी तुम्हें यहां दिख रही होगी, ये है नंबर 1, दूसरा कलर यूज करते हैं, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। नंबर 1 की अगर बात करूं तो अगर तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो लेसर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो पाथ नंबर 1 फॉलो करोगे। तो कैसा पाथ है? ये एलिप्टिकल पाथ है, ये एलिप्स का पाथ होता है। नंबर 2 पाथ की अगर बात करूंगा तो ये होता है पूरा सर्कुलर। ये तब होता है जब तुम्हारी वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड के बराबर हो, जो कि कितनी होती है? √gm/r। तो इस समय तुम सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करते हो, ठीक है। नंबर 3 जो पाथ होता है, सॉरी नंबर 3 ये वाला है, 5 होते हैं यार। नंबर 3 ये वाला रहा, ये नंबर 4 रहा और ये नंबर 5 रहा, ठीक है। नंबर 3 का केस तब आता है जब तुम्हारी वेलोसिटी बेसिकली बड़ी हो जाती है, किससे? योर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वीओ बट लेसर देन वीई, एस्केप वेलोसिटी से। तब जो पाथ तुम फॉलो करते हो वो भी एलिप्स ही होता है, ठीक है, बड़ा वाला एलिप्स होता है। 4th ये होता है जब तुम्हारी वेलोसिटी
एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एस्केप वेलोसिटी होती है तो पाथ ऑफ मूवमेंट, किस पाथ को फॉलो करके वो अर्थ से दूर जाता है, दैट इज पैराबोलिक। पैराबोलिक, ये याद रखना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एस्केप वेलोसिटी से अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को दोगे तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए वो पूरे सिस्टम को, अर्थ के सिस्टम को लीव कर देगा। और पांचवा जो है, व्हेन योर v इज ग्रेटर देन v, तब ये जो होता है पाथ, दैट इज हाइपरबोलिक, ठीक है, तब हाइपरबोलिक होता है पांचवा पाथ। सो आई सपोज ये पांचों पाथ क्लियर है आपको। इसी तरीके से हम सैटेलाइट्स को, ऑब्जेक्ट्स को नासा भेजता है, ठीक है, और यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है, कभी आपने सोचा है कि आप कॉल कर रहे हो, बेसिकली आप तो नहीं कॉल कर रहे, क्योंकि आप तो जो नॉर्मली कॉल करते हो वो तो केबल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मतलब मोबाइल के भी आप नियरेस्ट टावर तक जाता है, वहाँ से फिर केबल्स रहती है अंडरग्राउंड, और वो फिर किसी और एक आपका इनका एक सिटी का सेंटर रहता है, या बेसिकली रीजन का सेंटर रहता है, जहाँ पे सारे वो अंडर वायर्स कनेक्ट होते हैं। फिर वो सिस्टम एनालाइज करता है कि जिसको आप क्या कॉल कर रहे हो वो कहाँ लोकेटेड है, फिर वहाँ जाता है, फिर वो नियरेस्ट टावर तक वायर्ड जाता है, और फिर टावर से थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके मोबाइल तक जाता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। सैटेलाइट, सैटकॉम्स जो होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, उसमें क्या करते हैं कि सपोज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जो कि ट्रैकेबल नहीं होते हैं, जो मिलिट्री वाले पर्सनल यूज करते हैं, तो उसमें बेसिकली व्हाट दे डू इज दे कॉल अ पर्सन, दे कॉल समवन किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। एंड अगर कॉलिंग करनी तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना, आप अर्थ पे हो, कि भाई मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सैटेलाइट होगी जिसको मुझे जिसके एंटीना को मुझे भेजना है, और फिर वो वापस भेजेगा। अभी सैटेलाइट सपोज इधर की उधर हो गई, कभी इधर हो गई कभी इधर हो गई, तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ऐसे सैटकॉम्स के लिए, जहां पे कम्युनिकेशंस के लिए बेसिकली जो सैटेलाइट्स यूज होती हैं, जिनकी पोजीशन फिक्स है, वो कहलाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। मतलब अर्थ के रेफरेंस फ्रेम से उनकी पोजीशन हमेशा उसी जगह होगी जहां होनी चाहिए। मतलब अगर अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर मार रहा है तो वो भी 24 घंटे में एक चक्कर मार रही है, ठीक है। ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, और इनको उनकी ऑर्बिट तक ले जाना बड़ा टफ होता है। सो ऐसा करने वाली 4 या 5 कंट्रीज ही हैं। इंडिया इज ऑल्सो इन दैट लीग, बट इंडिया उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इंडिया इसकी अगली वाली जो है ना PSLV, उसमें तो मास्टर है, उसमें तो इतनी बड़ी मास्टर है इंडिया। बट जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में द कैपेबिलिटीज आर नॉट दैट मच, क्योंकि इसमें एक अलग टाइप का इंजन यूज होता है, क्रायोजेनिक, बट स्टिल वी हैव इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। आपने चंद्रयान 2 अगर सुना होगा, तो चंद्रयान 2 वाज एक्चुअली ऑन अ जियो सिंक्रोनस व्हीकल पे ही गया था, ठीक है। तब देखो इनकी हाइट बहुत ज्यादा भी होती है, 36,000 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस होता है 6400, 6400, ये 36,000 चली गई। मतलब अर्थ के रेडियस के ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। उतना ऊपर जाना पड़ता है आपको, तब जाके आप ये जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉलो कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, इनका रोटेशनल पीरियड 24 घंटा होता है, जितना अर्थ का होता है। एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है जितनी अर्थ की होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। तो पोलर सैटेलाइट्स बेसिकली होती हैं आपकी वेदर रिपोर्ट्स के लिए, मौसम की जानकारी, या आपका खेती बाड़ी कैसी होने वाली है, फसल कितनी कहाँ लगी हुई है। फिर जो आप बेसिकली मैप का यूज़ करते हो, जो गूगल यूज़ करता है, ठीक है, आपको जो डेटा मिलता है, आप रियल टाइम बेसिस पे कहीं पे पहुंचना चाहते हो, उसके लिए टेम्परेचर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए आपकी पोलर सैटेलाइट्स यूज़ होती है। ये बहुत करीबी लोकेशन पे होती है, मतलब ये हार्डली 300-400 किलोमीटर पे लोकेटेड होती हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली मोशन करती हैं, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है, और दिन में 4-5 बार ये लोग अर्थ का फटाफट रोटेशन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट सन एट पोजीशन A, B and C are K, KB and KC respectively. AC is the major axis and SB is perpendicular to AC, ठीक है। At the position of the sun as shown in figure, then यहाँ पे ऑप्शंस थे कि K ज्यादा है, KB ज्यादा है, KC ज्यादा है, they have been removed, बट कोई नहीं, हम अभी बता देते हैं। तो देखो, सबसे ये चीज अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। A यहाँ पे पॉइंट है, B ये पॉइंट है, और C ये पॉइंट है। आप सबको पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहता है, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो वहां से आप क्या एनालिसिस निकाल सकते हो कि सबसे फार्देस्ट पॉइंट ये रहा, सबसे फार्देस्ट पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी सबसे लीस्ट होगी, सबसे लीस्ट, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। ये सबसे पास वाला पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, और इसकी बीच में आएगी, मीडियम में आएगी। बेसिकली क्या रिलेशन बनेगा, VA is greater than VA is greater than
VB which is instead greater than VC. So kinetic energy at A is greater than kinetic energy at B which is greater than kinetic energy at C. I suppose ये सवाल हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में डिस्कस किया तो आप सभी को पता होगा. The escape velocity from Earth's surface is V. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density is. Same mass density है, same mass density. तो सबसे पहले तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, escape velocity को density के टर्म्स में लेना पड़ेगा. तो escape velocity क्या होती है सर? वो तो होती है अंडर रूट ऑफ gm अपॉन आर. ये होती है क्या? नहीं भैया, ये नहीं होती. 2 भी आता है ऊपर, 2 भी आता है. ठीक है सर, ये होती है. अब यहाँ पे यार डेंसिटी कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? तो डेंसिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए काम करते हैं, 4/3 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और 4/3 पाई आर क्यूब से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करता हूँ. ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब क्या आ गई? डेंसिटी आ गई. तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ, ये से मल्टीप्लाई होगा 8 पाई/3 g रो इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी हो गई. अब भाई ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो 4 टाइम्स कर दिया. तो एक आर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से ये रिलेशन लिख सकता हूँ कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. ठीक है, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. मतलब रेडियस अगर 4 गुना कर दे तो इसकी वेलोसिटी भी 4 गुना हो जाएगी. समझ में आया? बस फॉर्मूला समझने से आंसर नहीं आएगा. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इन्वर्सली रिलेटेड था, समझ में भी नहीं आता. v/2 चलो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर v/2 दे तो मैक्सिमम जनता तो v/2 करके आ जाती. ठीक है, बट वो गलत है. ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको. तो ये 4 टाइम्स v हो जाएगा. ओके सर. AIPMT 2011, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज अ हाइट इक्वल टू अर्थ्स रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ. द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट एट. देखो पावर क्या होती है? पावर इज F टाइम्स v. ठीक है, सो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ आएगी? डॉट प्रोडक्ट भी याद रखना. देखो यहाँ से तुमने उसको फेंका ऊपर की तरफ, तो देखो जब जब वो पूरे टाइम ऊपर जा रहा था तब फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा था और वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी. तो यहाँ पे यार ग्रेटेस्ट तो नहीं आएगी. ग्रेटेस्ट आएगी भी तो नीचे की तरफ आते समय आएगी, ऊपर की तरफ जाते समय तो नहीं आएगी. ये बात तो क्लियर है. जो आएगी नीचे की तरफ आते हुए, क्योंकि नीचे की तरफ आपका फोर्स भी इधर लग रहा है और वेलोसिटी भी इधर ही है, तो डायरेक्शन सेम. साथ ही साथ स्टार्टिंग की बात करोगे यहाँ वेलोसिटी बहुत कम होगी. स्टार्टिंग की बात करोगे वेलोसिटी बहुत कम होगी, लेकिन जब नीचे नीचे आओगे यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी. सो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी जस्ट बिफोर, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, कि जो पावर होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेटेस्ट इस पॉइंट पे होगी जस्ट बिफोर इट हिट्स द अर्थ. ओके, ठीक है सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी. ठीक है, g एट ए जो है वो क्या है? 9 टाइम्स g एट b के बराबर है. A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? कोई दिक्कत नहीं. हाइट कैसे निकालते हैं? सपोज वो u वेलोसिटी से जंप किया तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये चीज 0, तो हाइट कैसे निकलेगी? बेसिकली इट्स u स्क्वायर बाय 2 टाइम्स a. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है. s की वैल्यू कैसे रिलेट हो रही है? एक्सेलरेशन से इन्वर्सली. s की वैल्यू एक्सेलरेशन से इन्वर्सली रिलेट हो रही है. तो एस ए इज टू एस बी, बेसिकली तुम्हारा जी बी इज टू जी ए के बराबर है. ठीक है, अब एस ए कितना गया? ए पे जंप किया ना, मैन जंप्स टू हाइट ऑफ ऑन सरफेस है, तो ऐसे मेरा 2 मीटर हो गया, ये मेरा 2 हो गया. एस बी मुझे पता करना है. जी बी मेरा कितना है? जी बी इज टू जी ए हो जाएगा 1:9. सी हो गया 1:9. सो एस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 18 मीटर्स. ठीक है, ऑप्शन है क्या? हाँ जी सर, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. समझ आ गया? तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है क्या? 18 मीटर. एंड आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई. ओके, सो इसी के साथ यार दोस्तों आज का सेशन हम क्लोज करते हैं. एंड आई सपोज आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी ग्रेविटेशन की. हमने ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं. एंड डोंट वरी, जैसा मैंने आपको बोला कुछ रह भी गएंगे तो हम लाइव क्लास में मिलेंगे, वहाँ आपके डाउट्स एंटरटेन करेंगे. और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने सारे क्वेश्चंस हैं बड़ी जल्दी और एकदम क्विक तरीके में आपको समझा के जाएंगे. हमें पता है आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है. नो बकवास, ओनली काम की बात. दैट्स आर मोटो एंड बेसिकली आर एजेंडा ओवर है. विजन जो हमारा है वो यही है कि यार आप इन लेक्चर्स को देख के अगर थोड़े भी नंबर पा पाओ ना,
अगर आपने 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी हमारे थ्रू कर लिए फिजिक्स में खास कर से, क्योंकि फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो यार माई टास्क इज डन, ट्रस्ट मी। मैं अगर 1000 लोगों को, 1000 बच्चों का भी मैं 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बढ़ा पाया इन सीरीज के थ्रू, देन योर टाइम has been worth of it and my entire effort is also worth of it. Okay, with this note I'll be signing off. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए धमाकेदार चैप्टर के साथ. Till then, bye bye, all the best and happy learning.